नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हिंदू कानून के तहत गोद लेने के कानून के बारे में जानकारी देंगे। गोद लेने के काफी नियम कानून हैं। कई बार जो गोद ले रहे हैं उन्हें नियमों का सामना करने में भारी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपति बच्चे को गोद नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग हैं और अगर पुरुष किसी को गोद लेता है तो नियम अलग हैं। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग प्रक्रिया है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं बबीता झा जी। तो सबसे पहले आप सभी का बबीता जी से परिचय करा दूं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा नंबर है 0120612796 0120612796 इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे हिंदू कानून के तहत गोद लेने के प्रावधानों के जो तरीके हैं उन पर आप राय ले सकते हैं। साथ ही आज इसी पर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बबीता जी जुड़ चुकी हैं। तो बबीता जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए मेरा सवाल यही है कि जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून, यह हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, आपने दो कानून का जिक्र किया है। मैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। आपने हिंदू में ये दत्तक कानून के बारे में बात की है जी। हिंदुओं का जो दत्तक कानून है वो पर्सनल लॉ में आ जाता है और ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत गवर्न होता है। और अभी जो आप 2021 में जो है उसको कहते हैं JJB एक्ट, शॉर्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये 2015 में कानून पास हुआ था। 21 में उसी में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का रीजन ये था कि जो कानून पास हुआ था 2015 में, उसका मेन पर्पस ये था कि एक वो कॉम्प्रिहेंसिव कानून है जो बच्चों से रिलेटेड अदर बहुत सारे कानूनी पहलुओं को डील करता है। जी। तो उसका मकसद ये था कि जो बच्चे हैं, जो इसमें 3 तरह से बच्चे हैं जिनको एक तरह से सरेंडर्ड है, ऑर्फेन है या रिलेटिव नहीं रखना चाहते हैं या कोई है नहीं, पता नहीं चल पाया, हर टाइप के बच्चे जो हैं उनको गोद लेने का भी एक पहलू है। उसका चैप्टर 4 ये करता है कि एडॉप्शन की बात करता है, उनको गोद भी दिया जा सके। लेकिन ये देखा गया कि इसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा था जी। क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर था गोद लेने एडॉप्शन का ऑर्डर, वो कोर्ट करती, सिविल कोर्ट करती थी। तो इस डिले को कम करने के लिए और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में, केवल 7% लोग ही इस कानून के तहत बच्चे अडॉप्ट कर पा रहे हैं। इतना डिले चल रहा है ये प्रोसेस, इतना वेटिंग लिस्ट ज्यादा है जी। तो इसलिए 2021 में जो कानून बनाया गया था उसमें सिविल कोर्ट से ये ऑर्डर लेके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था। बेसिकली डिफरेंस यही आया था। छोटे बहुत कुछ डिफरेंसेस थे और रेगुलेशंस बने थे, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही था कि इसको स्पीड अप करने के लिए सिविल कोर्ट से पावर लेके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है। बाकी कानून जो अमेंडमेंट है 2021 का, बाकी बेसिक कानून 2015 वाला ही है। जी बबीता जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरण क्या हैं? जी मैम, सबसे पहले जो गोद लिया जाता है और अलग अलग लॉ है इसके लिए। जो JJB एक्ट की बात कर रही हूँ, गोद की प्रोसेस उससे ही रेगुलेट होती है। जी। तो JJB एक्ट का जो इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया उसको काड़ा बोलते हैं, सेंट्रल एजेंसी है ये। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जिनको गोद लेना है, जो इसको प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स कहते हैं, PAP। तो जो माता पिता गोद लेना चाहते हैं उनको वहाँ काड़ा के वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। उन्हें बताना पड़ता है कि वो बच्चे गोद लेना चाहते हैं और अगर बच्चों के लिए उनकी कोई चॉइस है, जैसे मुझे इस एज के बच्चे चाहिए, इस रीजन के बच्चे चाहिए, तो वो बता सकते हैं। हर कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो अगर मान लड़का लेना चाहते हैं, लड़की लेना चाहते हैं, इस टाइप को थोड़ी बहुत चॉइस दे सकते हैं। जी। ये डाल के वहाँ वो फर्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसकी जो ऑथराइज एजेंसी है, एसएसए बोलते हैं, एसएए बोलते हैं, वो जाके इसको स्क्रूटनी करती है इस एप्लीकेशन को और देखती है कि उनके यहाँ गोद लेने के लिए जो फ्री बच्चे हैं उसमें जी। अगर इनके बराबर का जो क्राइटेरिया इसके पेरेंट्स ने दिया वो अगर फुलफिल हो रहा है या बच्चे अवेलेबल हैं जैसा वो चाहते हैं वैसे, तो उनको देते हैं कि ये बच्चा अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहे तो पेरेंट्स को 48 आवर के अंदर बताना पड़ता है कि हाँ मैं इस बच्चे गोद लूंगा या नहीं लूंगा, जो भी हो। जी। अगर वो हाँ करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट में जाके उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ये ऑनलाइन ही होता है। लेकिन ऐसे जो है उसके तरफ से सोशल वर्कर तो कुछ भेजते हैं होम विजिट के लिए। जी। होम विजिट का मतलब ये होता है कि वो जाके पेरेंट्स के घर को देखते हैं कि यहाँ बच्चे को एक फ्यूचर और सेफ इन्वायरमेंट मिल सकता है या नहीं। हालांकि कोई ऐसा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि इतना इनकम होना चाहिए, बिल्कुल फिट एंड फाइन होनी चाहिए, लेकिन एक एवरेज जो एक मेंटली फिजिकली बच्चे को पालने के लिए पेरेंट्स से हेल्दी हो, उनके घर का एक फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी हो कि बच्चे को एक ठीक ठाक लाइफ दे सके। जी। ये सारा देख के बच्चे को जो एसएसए को रिपोर्ट दिया जाता है, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। ये हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में ये आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अपलोड किया जाता है ऑनलाइन ही, उसका स्क्रूटनी किया जाता है। उसके बाद अगर ये एसएसए ये करती है, फाइनल करती है कि हाँ आप इसको बच्चे को गोद दिया जाना चाहिए, तो वो क्या करती है कि एक पिटीशन फाइल करती है कोर्ट में, वही पहले कोर्ट में, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फोर्थ स्टेज में वहां इसको फाइल करना होता है। यहाँ पर को पिटिशनर बनते हैं पीएपी जो है, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो हैं वो भी बनते हैं। कोर्ट 60 डेज के अंदर इसको डिसाइड करके ऑर्डर पास करती है कि जिसका अडॉप्शन ऑर्डर कहते हैं, कि कोर्ट कहती है कि आप ऑर्डर देती है कि आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद 5 दिन के अंदर उनको सर्टिफिकेट लेना होता है, अडॉप्शन सर्टिफिकेट। जी। ये 4 स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप जो अडॉप्शन सर्टिफिकेट के बाद उनको ये बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है 5 दिन के अंदर। उसके बाद फिफ्थ जो सब इम्पोर्टेंट होता है कि ये नहीं कि अडॉप्शन हो गया तो काम खत्म हो गया, 2 साल तक ऐसे जो है सो फॉलो अप भी करती है। इसकी टीम जाती है, होम विजिट रिपोर्ट बनाती है और वो देखती है कि बच्चे के साथ कैसा, बच्चा वहाँ पर किस टाइप से पल रहा है, बढ़ रहा है। कई बार होता है इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, माँ बाप बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, ऐसे में उनको काउंसलिंग प्रोसीडिंग भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये फिफ्थ स्टेज में आता है आफ्टर एडॉप्शन का, ये 2 साल का फॉलो होता है जी। बहुत ही बखूबी संक्षिप्तता के साथ मैम आपने समझाया कि गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरण आखिर क्या हैं। साथ ही साथ मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की शर्तें क्या होती हैं? जी, ये तो एक हमारा ट्रेडिशनल कानून है, लेकिन जो एक्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है जी। इसमें जो पहला शर्त है, मैं अभी एक्ट के हिसाब से बता रही हूँ, वो शर्त ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कैपेबल हो बच्चे को अच्छा लाइफ देने के लिए। सेकंड जो कंडीशन है कि अगर हिंदू कानून के अंदर ले रहे हैं तो वो हिंदू होने चाहिए जी। अगर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है या कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो फिर वो नहीं ले सकते, हिंदू कानून के अंदर जैसे भी ले सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि उनकी अगर वाइफ या हस्बैंड जिंदा है तो उनको उनका कॉन्सेंट चाहिए होगा। तीसरा है कि अगर वो जिंदा नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, अगर वो अनफाउंड माइंड के हो चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट, कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया है ऐसा जो अडॉप्ट नहीं करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जी। अगर साथ नहीं रहते हैं फिर भी मैरिड माने जाएंगे, वो डिवोर्स नहीं माना जाएगा। अगर डिवोर्स हो गया है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट लगेगा। तो उन्हें स्पाउस अगर है स्पाउस का सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरी बात है एज का कंडीशन है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू एडॉप्शन एक्ट में ले रहे हैं 21 साल का डिफरेंस चाहिए जी। और बच्चे में लेने के लिए, बच्चे में और जो पेरेंट्स से लेने के लिए अकेला। इसमें फोर्थ कंडीशन एक और है कि अगर जो फीमेल है यानी कि माँ बेटा बेटी दोनों को गोद ले सकती है। हिंदू कानून में पहले माँ को गोद लेने का अधिकार नहीं था, वो पापा की तरफ से यानी कि फादर की तरफ से ये ले सकती थी, अपने तरफ से नहीं ले सकती थी गोद। अब
मेल फीमेल दोनों का ये राइट है, मदर फादर दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके जो मदर है उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर फादर नहीं है उसके अवेलेबल या नहीं जी ले सकते हैं, क्यों नहीं जी कॉन्सेंट ले सकी है। अगर अकेली है तो वो बेटा बेटी दोनों ले सकती है। अगर फादर लेना चाहे, बेटा तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बेटी को लेना चाहे तो या तो कम से कम दोनों के बीच एज का 25 साल का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर अकेला फादर है तो वो बेटी नहीं गोद ले सकता है। जी अगर कपल है तब ले सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या है एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्रों को गोद ले सकती है? इसी पर मैम आगे जानेंगे। बहरहाल हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए अधिवक्ता बबीता जी इस वक्त मौजूद हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। बबीता जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है? क्या प्रक्रिया होगी? क्या पिता के नाम के बगैर गोद लिया जा सकता है? जी मैम, जब आप हिंदू पत्नी कह रही हैं इसका मतलब उसका पिता है जी। अगर वो पत्नी नहीं अविवाहित है या विडो है, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा है, तीनों कंडीशन में तो पति की जरूरत ही नहीं है, वो ले सकती है। कानून उनको ही राइट देता है। प्रॉब्लम तब आती है जब उसका पति जिंदा है, तो इस कंडीशन में उसको जनरली पति की सहमति चाहिए। पति को भी सहमति लेनी होती है पत्नी की। लेकिन 4 ऐसे स्पेशल कंडीशन है जहां पर बिना इसका पति के भी वो सहमति के भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि पति लापता है या उसका कुछ पता नहीं चल रहा, पति ने संन्यास ले लिया है पूरी तरह से, या वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो हिंदू नहीं रहा है, या संन्यास का मतलब होता है अपने यहाँ की सामाजिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समाज से कोई कांटेक्ट नहीं रहता उसका, तो उस कंडीशन में भी वो संन्यास ले लिया है, तो वहां पर पत्नी को ये बताने की जरूरत नहीं होगी, उससे सहमति की जरूरत नहीं होगी। पति अगर अनसाउंड माइंड का हो गया है, यानी कि वो पागल हो गया है या कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो वो कुछ चीजों को डिसाइड करने लिए सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, फिर भी पत्नी उसके सहमति के बिना ले सकती है। जी। तो ये कंडीशन है जहाँ पर सहमति की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जनरली हाँ उसे सहमति की जरूरत है पति। जी मैम, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अवयस्क के अभिभावक बच्चों को कब गोद दे सकते हैं? जी, अभिभावक का मतलब हो गया यहाँ पर 2 लोगों को गोद देने का राइट दिया गया है, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, या अगर पेरेंट्स किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है तो उनके अभिभावक या तो उनके पेरेंट्स ने नियुक्त किया हो, विल से नियुक्त हुए या कोर्ट से नियुक्त हुए, राइट दोनों का सेम है। तो अभिभावक जो है तब गोद दे सकते हैं, जबकि ये उनको गोद देने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है जी। वो अपने आप चाहे किसी को नहीं दे सकते हैं, प्रोसेस उनको भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन गोद के परमिशन के लिए उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें सौतेले पेरेंट्स भी शामिल हैं, जो राइट गार्जियन के लिए है सेम प्रोसेस सौतेले माँ बाप भी नहीं दे सकते, अडॉप्शन के लिए अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं जी। तो उन्हें कोर्ट की परमिशन लेके देनी पड़ेगी, और बाकी जो नियम कानून है प्रोसेस है वो सेम ही है दोनों के। जी। साथ ही साथ बबीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कौन कानूनी रूप से बच्चे को गोद नहीं ले सकता है? बच्चे को गोद नहीं लेने के लिए 3 कैटेगरी को मानेंगे। एक तो जो ये कानून सिर्फ 3 लोगों को कानून रूप से अडॉप्शन के लिए परमिशन देता है। जी। फर्स्ट तो हो गया जो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं या विधवा या विधुर हैं, वो नहीं ले सकते हैं। जी। वो ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो लिविंग पार्टनर में रह रहे हैं, थर्ड जेंडर हैं, या अलग जैसे सेम कपल हैं, सेम सेक्स कपल जो हैं, उस टाइप के जो लोग हैं इसमें कवर नहीं होते हैं, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड बात है, इसमें एज संबंधी भी कुछ रूल्स हैं। अगर जैसे कि कोई खुद ही माइनर है या 21 साल से कम उम्र का है, वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि जैसे कि 0 से 4 साल का बच्चा, उसको लेने के लिए उनके पेरेंट्स की आयु चाहिए 45 ईयर, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 90 ईयर जी। और 18 साल से तक बच्चा अगर है तो उसके लिए पेरेंट्स की आयु चाहिए 55 मैक्सिमम, यानी कि अगर पेरेंट्स हैं तो दोनों को मिला के 110 साल। तो अगर दोनों कपल हैं तो 110 साल, अगर कोई अकेला व्यक्ति ले रहा है, मेल हो फीमेल हो, तो 55 साल। इससे ज्यादा आयु का बच्चा कोई पर्सन है तो वो गोद नहीं ले सकता है। जी। और तीसरा है कि अगर उस जी
अगर वो मेंटली या फिजिकली ये नहीं है, कंफर्टेबल ये नहीं है, फिट नहीं है बच्चे को अच्छे देने के लिए पालन पोषण, वो नहीं ले सकता है। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है? जी दी जा सकती है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में। इसको तीन ही इसको क्राइटेरिया है। जनरली एक बार एडॉप्शन हो गया, उसको जी। कानूनी रूप से पूरा वैलिड माना जाता है, उसको अंतिम माना जाता है, उसको हम बहुत इजीली नहीं कर सकते। अदरवाइज ऐसा होगा कि किसी को बच्चे हो गए अपने, या कुछ और बाद में मूड चेंज हो गया तो बच्चे की दुर्गति हो जाएगी, वो कहीं का नहीं रहेगा। जी। तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि अगर आपने एक बार एडॉप्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जी। कुछ स्पेशल कंडीशन में ही इसको चेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, अगर लॉ का फॉलो नहीं किया गया है। कई बार ये भी कोर्ट ने कहा भी है, रिसेंटली बम्बई हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि अगर प्रोसीजर में कहीं कुछ गलत भी है, जयपुर हाई कोर्ट ने भी इसका सपोर्ट किया है कि प्रोसीजर में कुछ कमी भी रह गई है, लेकिन अगर बच्चा माँ बाप के साथ है, अडॉप्टेड माँ बाप के साथ, उसका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, उस कंडीशन में इसको कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है या कैंसिल नहीं माना जा सकता है। जैसे कि अगर जिसने अडॉप्ट किया था उसने अपने दत्तक बेटे के बदला लिख दिया पाल्य पुत्र, मेरे पालित बेटे ने लिख दिया था ये वर्ड। जी। तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में ये कहा गया कि वो जिसने गोद लिया था उसने गोद लिया हुआ बेटा कहा ही नहीं, पाला हुआ बेटा कहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहिए, जब से उसने अडॉप्ट किया है पेरेंट्स के पास, उसी के पास है बच्चा, तो उसको उसका बेटा माना जाएगा। जी। तो इसलिए जनरल रूल नहीं किया जा सकता है। बहुत रेयर कंडीशन है जहाँ पर कानून को पालन नहीं किया गया है, यानी कि जिनको गोद नहीं लिया जा सकता है उसने ले लिया है, या वैसे बच्चे को ले लिया गया है, वैसे पेरेंट्स ने ले लिया है, या धोखाधड़ी किया गया है, कुछ चीजें कंसील करके कुछ छुपा के बच्चे को गोद लिया गया है, बच्चे को जैसे सेल किया गया है। रांची का एक केस था कि जहाँ पर ये मिशनरीज ऑफ ये इनका जो है जी मदर टेरेसा का जो संस्था है, उस पर ये एलिगेशन लगा था कि 4 बच्चे को नन ने कहा था उसने बेचा था किसी को। बेचना खरीदना बेचना सख्त अपराध है। जी। अगर पता चला कि उसने पैसे लिए हैं गोद देने के लिए, उस सिचुएशन में इसको रद्द किया जा सकता है, अदरवाइज जनरली नहीं। जी, बखूबी आपने मैम समझाया कि क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है या नहीं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? नहीं मैम, जाति अगर कई बार होता है कि बच्चे का पता होता है, कई बार नहीं पता होता है। जैसे रोड पर अनाथ बच्चे मिलता है, उसका जाति तुम्हें पता ही नहीं है, जाति कुल खानदान धर्म कुछ नहीं पता होता है जी। इसलिए जाति को इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। एक सिंपल बात बताया गया है कि अडॉप्ट होने के बाद बच्चे का जाति धर्म कुल सब कुछ वो होगा जो उसके अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स का होगा। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट, एक बार सर्टिफिकेट पास हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उसके सारे राइट सारे स्टेटस वही होंगे, लीगल स्टेटस जो कि उसके अपने बच्चे होते तो उसका होता। इसलिए अगर पहले जाति पता भी है तो उस सेंस में बदल जाएगा, उसका सब कुछ वही होगा जो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स का है, जाति धर्म स्टेटस सब कुछ है। जी, साथ ही साथ बबीता जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है? जैसे हमने पहले बात की है कि जो रद्द किया जा सकता है किसी गोद लेने के डीड को, जी, कुछ वैसा ही अगर कंडीशन हो तो इसको शून्य माना जा सकता है। इसमें अगर कई बार होता है कि बच्चा नई फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वैसे में पहले काउंसलिंग वगैरह देने की कोशिश की जाती है, बाद में सरेंडर कर देते हैं अगर दोस्तों फॉलो अप प्रोसेस के दौरान ही है, उसको सारा खुद ही कैंसिल कर देती है। या ऐसे कंडीशन तो रेयर ही होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है शून्य घोषित करने का, जैसा मैंने कहा कि फ्रॉड का कुछ पता चले, बाद में पता चले कि उसका कुछ मिसयूज हो रहा है। जी। जयपुर का एक केस है जहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि अडॉप्ट किया और एडॉप्शन लेने वाले ने दूसरे किसी को दे दिया, एक सन्यासी को दे दिया। जब एडॉप्ट जिनका ओरिजिनल माता पिता को जब बात पता चली तो उन्होंने कैंसिल करने के लिए कोर्ट में गए। उनका कहना था कि जिनको इन्होंने तांत्रिक को दिया है वो तांत्रिक है और उसका मिसयूज कर सकता है बच्चे का। तो ऐसे रेयर कंडीशन में हो सकता है। और एक बात और कि जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो दोबारा बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते, यानी कि एक ही बच्चे को 2 बार नहीं दिया जा सकता है या 2 लोगों को नहीं दिया जा सकता है। जी। पेरेंट्स माता पिता एक ही यूनिट होते हैं, उनको 2 नहीं माना जाता है। तो अगर कुछ ऐसा चीज पता चले कि हमने दिया किसी ने और दे दिया, या उसको कुछ इलीगल पर्पज से यूज हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है,
वैसे कंडीशन में ये किया जा सकता है, लेकिन रेयर कंडीशन में किया जाता है। ये बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए जनरली नहीं किया जाता है। जी, साथ ही साथ मैम अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दत्तक पिता और दत्तक पुत्री के बीच न्यूनतम आयु का अंतर कितना होना चाहिए? जी, ये आयु 25 साल है। अगर सिंगल अगर फादर है तो वो बच्चे बेटी को तो ले ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी वाइफ भी है तो उस कंडीशन में ले सकता है, लेकिन फादर और डॉटर के बीच डिफरेंस 25 साल का होना चाहिए। जी, साथ ही साथ आगे मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गोद लेने को कैसे साबित किया जाता है? जी, गोद लेने के लिए हिंदू लॉ में पहले परंपरागत रूप से 2 नियम थे। अब इसको एक को हटा दिया गया है। पहले तो होता था एक दत्तक होम कहते थे, जिसमें कुछ अनुष्ठान, कुछ रिचुअल्स होते थे। अब ये रिचुअल्स जरूरी नहीं है। 2 बेसिक चीज है कि एक तो आपका एक्चुअल इंटेंशन हो बच्चा को लेने का, केवल नाम के लिए लेना नहीं है। बच्चा मुझे अडॉप्ट करना है, दोनों पार्टी को होना चाहिए कि अडॉप्ट करना है, उसको साथ रखना है, जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं। तो अगर मैंने किसी को अडॉप्ट किया है वो मेरे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अडॉप्ट करके कहीं और छोड़ रखा है। तो वो अगर मैं उसको अपने बच्चे की तरह रखती हूँ, उसको अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करती हूँ, तो ये प्रूफ बन जाता है। जी, ये बेसिक चीज है कि इंटेंशन होना चाहिए। और सेकेंड कि साथ रहना चाहिए। जी, साथ मतलब ये नहीं कि मैंने हॉस्टल में डाल दिया, नौकरी के लिए चला गया, तो वो अलग चीज हो गया। मतलब एक फैमिली की तरह उसको, हमारी फैमिली का एक मेंबर की तरह वो बच्चा रहेगा। जी, ये 2 अगर है, और बाकी जो प्रोसीजर है, बाकी तो प्रोसीजर की बातें वो होंगी। और ये 2 चीजें बेसिक हैं। डीड बनाते हैं और वो एक प्रिजम्पशन देता है, कानूनी रिक्वायरमेंट है। अगर प्रूफ करना पड़े, रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन अब है इसमें कि अगर आपने कोई डीड बनाया है, एडॉप्शन डीड, तो उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। जी, अदरवाइज प्रेजेंट में जब से ये जेजेडी एक्ट बना है, सारा का जो सर्टिफिकेट होता है वही पर्याप्त प्रमाण है। देशी नहीं विदेशों में भी इसको मान्यता मिला है। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जी, होम अगर हुआ हो नहीं हुआ हो, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोद लेने से संबंधित तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।